हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ऑल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन की लास्ट मेथड, जिसको हम पोर्टियर ट्रायंगल मेथड या ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ZPFC कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मतलब ज़ीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो समझाया था। वो पहली स्टेप थी इस पर्टिकुलर मेथड को समझने के लिए। आज मैं सेकंड स्टेप डिस्कस करूंगी, जिसमें 2-3 रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली मैं समझा पाऊंगी कि वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड या पोर्टियर ट्रायंगल मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़ीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने वाला एक्सपेरिमेंट पूरा समझाया था। उसमें ये था कि जो लोड लगा रहता है आर्मेचर के अक्रॉस, यहाँ पर मैंने सिंगल फेज बेसिस पर समझाया, पर फेज बेसिस पर समझाया हुआ सर्किट, वो लोड हमेशा प्योरली इंडक्टिव होता है। शुरुआत में उस लोड को हम ज़ीरो रखते हैं और धीरे धीरे करके हम लोडिंग बढ़ाते जाते हैं, प्योर इंडक्टिव लोड बढ़ाते चले जाते हैं। हर नए लोड पर हम एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आर्मेचर सर्किट में रेटेड आर्मेचर करंट ही फ्लो हो और पूरा एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट स्पीड पर ही रोटर को घुमाते हुए परफॉर्म किया जाता है। मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं होता और आर्मेचर सर्किट में जो रेटेड आर्मेचर करंट है वही फ्लो होता रहता है। उन हालातों में लोड के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करते हैं हर लोड पर, और साथ में उस पर्टिकुलर लोड पर आर्मेचर सर्किट में रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो करवाने के लिए कितने फील्ड एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है वो इस एमीटर से हम रीड आउट करते हैं। तो हमें लोड के अक्रॉस के डिफरेंट वोल्टेजेस और फील्ड एक्साइटेशन कितना कितना उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने प्रोवाइड किया वो हम नोट डाउन करते चलते हैं, टिल इतना लोड बढ़ाते हैं कि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज रेटेड हो जाए। करंट तो रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो करवा ही रहे हैं, उन हालातों का हम फील्ड एक्साइटेशन भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या रहती है कि एक्सपेरिमेंट पूरा रेटेड आर्मेचर करंट पर परफॉर्म होगा और साथ में रोटर कांस्टेंट स्पीड पर ही रोटेट होता रखना है या होता रहेगा। तो ये ZPFC कर्व आपको वोल्टेज वर्सेस IFS, फील्ड एक्साइटेशन करंट वर्सेस वोल्टेज से आपको फाइंड आउट होता है। ये एक्स एक्सिस पर हम लोग फील्ड एक्साइटेशन लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल लेते हैं। आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ। थोड़ा और वोल्टेज रेगुलेशन कैसे पता करते हैं उसकी तरफ हम समझने के लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ZPFC कर्व हमें मदद करता है IXAL क्वांटिटी को रीड आउट करने में, क्योंकि ZPF जब लोड लगा रहता है ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, तब करंट लैगिंगनेस पर रहता है 90 डिग्री पर टर्मिनल वोल्टेज के साथ। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ। तो ज़ीरो पावर फैक्टर लोडिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज और IXL अलाइंड रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। मतलब इन दोनों का जो टोटल सम है EG और V और IXL, ये तीनों फेजर क्वांटिटीज़ जो रहती है वो इनका अलजेब्रिक सम और फेजर सम सेम होता है, या इनका अलजेब्रिक डिफरेंस और फेजर डिफरेंस सेम होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यही हम मतलब की है इस पर्टिकुलर ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड की, कि हम ज़ीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड की केस में IXAL रीड आउट कर पाते हैं ZPFC कर्व से और OCC कर्व से। वजह क्यों रीड आउट कर पाते हैं, क्योंकि V और EG के बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है वो ज़ीरो रहता है। मतलब V और EG अलाइंड रहते हैं, तो दोनों के बीच का फेजर डिफरेंस या दोनों के बीच का अलजेब्रिक डिफरेंस IXAL के बराबर हो जाता है। ये मैं लास्ट वीडियो में यहाँ तक सब बता चुकी हूँ, पर आज हम 2 क्वेश्चंस के आंसर्स पता करेंगे। पहला है कि वाई ZPFC सेम एज OCC। मैं ये समझाऊंगी कि ZPFC जो होता है वो OCC जैसा ही क्यों होता है, और साथ में मैं एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आर्मेचर रिएक्शन को सप्लाई करने में जो फील्ड एक्साइटेशन लगता है उसकी क्वांटिटी को हम कैसे पता करते हैं, ये भी मैं आंसर देने वाली हूँ। और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब वोल्टेज रेगुलेशन पता करने की मेथड की तरफ और ज़्यादा डेप्थ में हम चले जाएंगे। चलिए, ज़ीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, सबसे पहली जो हालात होती है वो होता है
इनिशियली ज़ीरो इंडक्टिव लोड हम लगाते हैं। प्योर इंडक्टेंस कितना होता है इनिशियली? ज़ीरो, मतलब कोई लोड नहीं रहता, यहाँ शॉर्ट सर्किट रहता है। उन हालातों में यहाँ पर आए रेटेड करंट बहाने के लिए रोटर आपका कांस्टेंट स्पीड n पर घूम रहा है, पर आए रेटेड करंट फ्लो करवाने के लिए कितना फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ रहा है, वो फील्ड एक्साइटेशन हम नोट करते हैं सबसे पहली रीडिंग से। तो टर्मिनल वोल्टेज 0 और IFC ये इनिशियल शॉर्ट सर्किट कंडीशन के फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू है, जो उस वक्त सप्लाई कर रहा होता है एक से R ड्रॉप को और एक से L ड्रॉप को। RA हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, V आपका 0 है, तो EF यहाँ पे जो EF इंड्यूस होता है वो पूरा का पूरा मतलब IFSC इतने फील्ड एक्साइटेशन की वजह से कितना EMF इंड्यूस होता है, जिसे मैं EFSC भी बोल सकती हूँ। और ये EFSC वोल्टेज पूरा का पूरा किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप को मैनेज करने में। ये जो मैं बोल रही हूँ इसको मैं मैथमेटिकली जनरल केवीएल इक्वेशन की मदद से समझाती हूँ। ये हमारी जनरल केवीएल इक्वेशन है आर्मेचर साइड की। EF ये फील्ड एक्साइटेशन की वजह से इंड्यूस्ड आर्मेचर वाइंडिंग पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज है। ये वोल्टेज जो है वो IRA ड्रॉप में जाता है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप में जाता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप में जाता है और बाकी का सारा वोल्टेज लोड के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। अब अभी जो मैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन की बात कर रही हूँ, इन हालातों की बात कर रही हूँ जब हमने इंडक्टर 0 करके रखा हुआ है, तब हमारी ये केवीएल इक्वेशन जो होगी, EF को मैं EFSC कह रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हालात है इसलिए SC सफिक्स लगा दे रही हूँ। V 0 है, IRA मैं RA को निगलेक्ट करके चल रही हूँ इसलिए IRA भी 0 है। तो सिर्फ ये दोनों ड्रॉप्स JIA XAL और JIA XAR होंगे, और IA मतलब रेटेड करंट है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में IA रेटेड भी ऐसा मेंशन कर दे रही हूँ। तो इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन का मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा? फील्ड एक्साइटेशन IFSC की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस हो रहा है IFSC, और ये IFSC इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा और ऐसे पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि EF जो वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज माइनस आर्मेचर रिएक्शन वाला जो वोल्टेज रहता है वो उन दोनों का फेजर सम EG होता है। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन का ये EG है तो मैं EGSC ऐसा लिख दे रही हूँ। लास्ट वीडियो में आप देखिएगा मैंने XL के अक्रॉस का ड्रॉप और VT दोनों का फेजर सम भी EG बताया था, और EF माइनस IXAR का ड्रॉप भी मैंने EG बताया था। पर अभी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये सर्किट ऐसा दिखेगा और EG ऐसा दिखेगा। इसी को मैं यहाँ ले रही हूँ IFSC इज इक्वल टू JIA-RT XAL, मतलब इसके अक्रॉस का ड्रॉप प्लस JIA-RT XAR इसके अक्रॉस का ड्रॉप। अब अगर यहाँ पे मैं ये देखूँ कि इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर EFSC और JIA-RT XAR को यहाँ माइनस करके LHS साइड में ले लेती हूँ, तो RHS साइड में JIA-RT XAL बचेगा। और यहाँ देखकर समझ में आ रहा है कि JIA-RT XAL मतलब किसके बराबर हो जाएगा? EGSC के। आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं कर्व्स पर भी दिखाऊंगी। चलिए अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि मुझे ये पता करना है कि फील्ड एक्साइटेशन जो हम दे रहे हैं इन हालातों में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, वो पूरा का पूरा EFSC डेवलप करने में जा रहा है। मतलब ये फील्ड एक्साइटेशन IFSC काम आ रहा है EFSC को प्रोड्यूस करने में पूरा का पूरा, और ये EFSC यूटिलाइज होता है इन दोनों ड्रॉप्स को कंपनसेट करने में या सप्लाई करने में। मतलब ये IFSC कर्व मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ ड्रॉ करना? फील्ड एक्साइटेशन पर मैंने IFSC पॉइंट नोट कर लिया और V कितना है? 0 है, तो इस एक्सिस पर IFSC मेरा फर्स्ट पॉइंट ZFSC का आएगा, लोकेट होगा। V तो 0 है, तो यहीं पर ये फर्स्ट पॉइंट ये वाला ZFSC कर्व के लिए ये मेरा फर्स्ट पॉइंट लोकेट हो गया। ये IFSC क्या डेवलप कर रहा है? EFSC मतलब IFSC क्या डेवलप कर रहा है? IFSC क्या डेवलप कर रहा है? EFSC डेवलप कर रहा है, ठीक। और इस EFSC दो पार्ट में कंज्यूम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो इस पूरे हाइट का वोल्टेज का कुछ हाइट होगी ये लीकेज रिएक्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप, और कुछ हाइट होगी आर्मेचर रिएक्शन के अक्रॉस का ड्रॉप, ऐसा समझ लीजिए। ये तो हो गई वोल्टेज एक्सिस की बात।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूं, IFSC टोटल एनर्जी इनपुट से दे रहे हैं जो कि EFSC डेवलप कर रहा है, मतलब IFSC इनपुट एनर्जी का कुछ हिस्सा जा रहा है IART एक्सेल ड्रॉप क्रिएट करने में और IFSC का कुछ हिस्सा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन डेवलप करने में। मतलब ये IFSC के दो हिस्से हैं, जैसे वोल्टेज के दो हिस्से, एक IAXL IART एक्सेल और बाकी का IART XAR, वैसे ही IFSC एनर्जी इनपुट एनर्जी के दो हिस्से, उस इनपुट एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है आर्मेचर लीकेज रिएक्शन ड्रॉप क्रिएट करने में और बाकी का हिस्सा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन डेवलप करने में। तो ये जो मान के चल रही हूँ कि B एक ऐसा पॉइंट है OA, ये O पॉइंट है और A, इन दोनों के बीच में B कहीं तो भी ऐसा पॉइंट है कि OB इस IFSC का थोड़ा सा हिस्सा OB, इस IFSC का थोड़ा सा हिस्सा OB इसको सप्लाई कर रहा है और थोड़ा बाकी का हिस्सा BA इसे सप्लाई कर रहा है, ऐसे मैं मान के चल रही हूँ। अब OB के करस्पॉन्डिंग अगर मैं वोल्टेज रीड आउट करती हूँ y एक्सिस पर, तो B को मैं प्रोजेक्ट कर दूंगी OCC कर्व पर। ये मेरा OCC कर्व है, ये मेरा ZPFC कर्व है। OCC कर्व से मैंने एयर गैप लाइन भी ड्रॉ करके रखी है AGL। OCC का जो इनिशियल पार्ट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और उसको आगे एक्सटेंड किया तो ये एयर गैप लाइन कहलाती है। OCC में बेंडिंग सैचुरेशन की वजह से होती है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो B को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगी OCC पर तो मुझे एक हाइट मिलेगी BC और ये वो वोल्टेज है जो किसके बराबर हो जाएगा IART XAL के। ये वोल्टेज, ये वर्टिकल लाइन किसके बराबर हो जाएगी IART XAL के, क्योंकि OB किसको सप्लाई कर रहा है इस वोल्टेज ड्रॉप को क्रिएट करने में। तो एक्स एक्सिस पे अगर OB ले रही हूँ तो Y एक्सिस पर मुझे C पॉइंट जो मिल रहा है और BC हाइट जो मिल रही है वो मेरा IART XAL हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन का ट्रायंगल ड्रॉ की हूँ, ऐसा समझ लीजिए। OB बेस हो गया, BC उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो गया और A को C से ज्वाइन कर दिया तो OAC मेरा एक ट्रायंगल हो गया। अभी मैं इस ट्रायंगल को कोई नाम नहीं दे रही हूँ, पर मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल में बेस मिल रहा है जो कि IFSC है और IFSC का कुछ हिस्सा लीकेज ड्रॉप क्रिएट करने में जा रहा है और बाकी का हिस्सा आर्मेचर रिएक्शन डेवलप करने में जा रहा है। इस OB के करस्पॉन्डिंग मैंने B के करस्पॉन्डिंग मैंने हाइट ले ली और वो हाइट मुझे कहाँ तक मिलेगी OCC कर्व तक मिलेगी। तो ये वो वोल्टेज होगा जो किसके बराबर हो जाएगा IART XAL के या फिर EGSC के बराबर हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने बताया। अभी मैंने ये नहीं बताया कि B को हम कैसे लोकेट करते हैं, अभी मैंने कहा माना कि अब ये जो ट्रायंगल है ये तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन का है, टर्मिनल वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है 0। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा कर्व मेरा एक ही करंट पे ड्रॉ हुआ है IART, मतलब इस ZPFC कर्व को ड्रॉ करने के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब ये जितने भी पॉइंट्स लोकेट हुए, मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स जितने भी लोकेट हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स पर करंट कितना बह रहा था, सेम करंट सेम बह रहा था। तो इन दोनों के अक्रॉस क्रिएट होने वाले ड्रॉप भी कांस्टेंट होंगे, मतलब हर पॉइंट पर ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को सप्लाई होने वाली इनपुट एनर्जी का पार्ट भी कांस्टेंट है, मतलब OB ही हमेशा यूटिलाइज होगा, OB कंट्रीब्यूशन ही होगा फील्ड एक्साइटेशन का इसको सप्लाई करने में और BA ही कंट्रीब्यूशन होगा फील्ड एक्साइटेशन का इसको सप्लाई करने में। मतलब ये लाइन आपकी सेम होगी जो कि बता रही है कि फील्ड एक्साइटेशन का कितना पार्ट IAXL या फिर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप में जा रहा है और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप में जा रहा है। तो सेम इसके बराबर OA के बराबर अगर लाइन मैं यहाँ खींचूं तो मैं इसे O डैश बोल देती हूँ और ये ट्रायंगल फिर से मुझे सेम मिलेगा और ये OB भी सेम रहेगा, तो इसे मैं A डैश O डैश और B डैश बोल दो और इसे C डैश बोलो, तो सेम ट्रायंगल शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो इस ट्रायंगल का
ए वर्टेक्स मैं ZPFC पे चलाती हूँ तो इसका जो सी वर्टेक्स होगा वो पूरा का पूरा लोकस होगा OCC, मतलब सी का जो लोकस होगा वो OCC कर्व होगा। वजह ये है कि ये कांस्टेंट है बेटा और इस ट्रायंगल की हाइट भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को अगर मैं ZPFC पे चलाती हूँ तो सी वर्टेक्स पूरा का पूरा सी वर्टेक्स का लोकस OCC होगा, या फिर उल्टा बोलूं कि सी वर्टेक्स को अगर मैं OCC पर चलाती हूं तो ए वर्टेक्स पूरा का पूरा उसका लोकस ZPFC होगा, ऐसा मैं बोल सकती हूं। ZPFC और OCC के बीच में एक हाइट और एक राइटवर्ड डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उस वजह से ये दोनों कर्व्स कैसे होते सिमिलर। वजह सिर्फ ये है सिमिलर होने की कि इस पर्टिकुलर कर्व को ड्रॉ करने में हर वक्त जो IART-XAL और IART-XAR कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कांस्टेंट करंट हर इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव इंक्रीज्ड लोडिंग पे हम IART कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो इनको सप्लाई होने वाली इनपुट एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, इसलिए ZPFC और OCC कैसे कर्व होते सेम कर्व होते, सिमिलर कर्व होते हैं, बस थोड़ा हाइट और राइटवर्ड शिफ्टेड। मतलब OCC से अगर मैं ZPFC पे जाना चाहूँ तो एक कुछ हाइट नीचे आऊँगी, मतलब IART-XAL हाइट से नीचे आऊँगी और BA से मैं राइट में शिफ्ट हो जाऊँगी तो मैं ZPFC पे पहुँच जाऊँगी, या ZPFC के पॉइंट से मैं AB डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चलूंगी और BC डिस्टेंस में चलूंगी वर्टिकल, तो मैं OCC पे पहुंच जाऊंगी, ऐसा बोलना चाहिए। और हाँ, ये वाला जो ट्रायंगल होता है इसे पोर्टियर ट्रायंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये पोर्टियर ट्रायंगल होता है बेटा। दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज पोर्टियर ट्रायंगल। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्यों ZPFC और OCC सिमिलर होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन कि कैसे पता चलता है कि कितना फील्ड एक्साइटेशन आर्मेचर रिएक्शन में जाने वाला है, या कहो कितना फील्ड एक्साइटेशन लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप में जाने वाला है। मतलब फील्ड एक्साइटेशन का कितना पार्ट लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप करने में जाता है, या फील्ड एक्साइटेशन का कितना पार्ट आर्मेचर रिएक्शन को डेवलप करने में जाता है। तो बेटा ये डिज़ाइन एस्पेक्ट है, डिज़ाइन इंजीनियर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। BTech लेवल या MTech लेवल में हम नहीं पढ़ते हैं कि B को कैसे लोकेट करते हैं या AB कितना होता है, ये हम BTech लेवल पे नहीं पढ़ाते क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है। पर हाँ, ये मानते हुए कि हमें AB पता है तब हम पोर्टियर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और ZPFC के थ्रू हम वोल्टेज रेगुलेशन पता कर पाते, ये मानते हुए कि AB हमें पता है। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि AB कैसे पता करते हैं। तो AB या BA पता करने का फॉर्मूला होता है 1/NF 0.9 Q N2 KW2/P × I। NF जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग है, इसके 0.9 एक कांस्टेंट है, Q नंबर ऑफ फेजेस है, N2 × KW2 जो होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग होता है पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग, P नंबर ऑफ पोल्स है और I जो है वो आर्मेचर करंट है। इससे हम BA पता कर सकते हैं, पर BTech लेवल पे नहीं और MTech लेवल पे भी इसको डील नहीं किया जाता। हाँ, हम डिज़ाइन जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं बेटा। तो मैं इस फॉर्मूले से AB पता चल जाता है। जब AB पता चल जाता है तब हम पोर्टियर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और AB पता चल जाता है तो B को वर्टिकली हम यहीं पर बेस में ही B को हम वर्टिकली ऊपर मैप कर लेते तो C पॉइंट पता चल जाता है, B को प्रोजेक्ट कर लेते OCC पे तो C पता चल जाता है, और C लाई करता है एयर गैप लाइन पर भी, OCC की इनिशियल स्ट्रेट लाइन पर C लाई करता है, इनिशियल OCC कर्व की स्ट्रेट पार्ट पे C लाई करता है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि ये वाला ट्रायंगल कहीं और ड्रॉ करके बताओ, अभी तो मैंने सब तरीके से आप लोगों को बता दिया कि A' को ZPFC पे चलाते हैं तो C का लोकस OCC होता है, या C को अगर OCC पे चलाते हैं तो A का लोकस ZPFC होता है, ठीक। पर अगर इन जनरल मुझे कहीं भी एक पॉइंट दे दिया जाए ZPFC
कर्व पर माना कि ये मेरे पास VT रेटेड है, चलो माना कि ये मेरे पास VT रेटेड है, इस रीडिंग पर VT रेटेड पर ये मेरा IF हो गया, ठीक। अब ZPFC कर्व पर है तो ये दोनों तो सेम रहने वाले हैं, तो इन दोनों को सप्लाई होने वाली इनपुट एनर्जी भी सेम रहने वाली। तो मैं क्या करूंगी, VT रेटेड के करस्पॉन्डिंग A' पॉइंट ले लिया, या A" कर लेते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे A', B', C' ले लिया, तो यहाँ A" और O" में किसके बराबर बना लूंगी, OA के बराबर मैं O" और A" बना लूंगी। फिर O" से मैं C" पे कैसे पहुंचूंगी, तो मैं एयर गैप लाइन के पैरेलल O" से C" लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। ये C" पर जो मेरा पॉइंट लोकेट होगा ना, वो मेरा EG लोकेट होगा बेटा, मतलब ये कितना होगा, EG होगा, क्योंकि VT और VT में V में IXL ऐड कर दूंगी तो मैं EG पे पहुंच जाऊंगी। तो ये आपका VT है, ये आपका VT रेटेड है। VT रेटेड पर अगर मैं IXL ऐड कर देती तो मुझे EG पे ही पहुंचना पड़ेगा ना, और ये मुझे मालूम है कि IXL ये शुरू में इसी ट्रायंगल से पता है, तो ये मेरा IXL ही होगा। तो मैं O" से C" पर जाऊंगी पैरेलल टू एयर गैप लाइन, C" मेरा लोकेट हो जाएगा OCC पे, तो वो मेरा EG होगा, और फिर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लूंगी। इस ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो IARTXL हो जाएगी। B" A" मेरा वो फील्ड एक्साइटेशन होगा जो आर्मेचर रिएक्शन में जा रहा होगा। और अब मैं कहूंगी कि ये ट्रायंगल जो है वो आपका पोर्टियर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है, आपका पोर्टियर ट्रायंगल है। तो आज इतना ही, मैंने आपको ZPFC कर्व और OCC कर्व में सिमिलैरिटी क्यों है उसका रीज़न बताया, पोर्टियर ट्रायंगल क्या है वो बताया, आर्मेचर रिएक्शन में सप्लाई होने वाली इनपुट एनर्जी या आर्मेचर रिएक्शन की तरफ डाइवर्ट होने वाली इनपुट एनर्जी, या कौन सी इनपुट एनर्जी, कितनी इनपुट एनर्जी खर्च होती है आर्मेचर रिएक्शन में, और कितनी इनपुट एनर्जी खर्च होती है लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप करने में, वो बताया। फिर मैंने आपको लीकेज रिएक्शन ड्रॉप जो है वो क्रिएट करने वाली एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको OCC पर वोल्टेज रीड करके बताया जो कि IARTXL है, और फिर बताया कि ये आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, और इस ट्रायंगल के इन दोनों वर्टेक्सेस के जो लोकस है वो आपके ZPFC और OCC होंगे, मतलब इसका लोकस OCC होगा, इसका लोकस ZPFC होगा। क्यों दोनों कर्व सिमिलर है, क्योंकि ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए। फिर इस ट्रायंगल को किसी और वोल्टेज पर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी बताया, और साथ में बताया कि डिज़ाइन एस्पेक्ट एसोसिएटेड है इस B को लोकेट करने में या AB को पता करने में, AB को पता करने में डिज़ाइन एस्पेक्ट है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो कि आउट ऑफ स्कोप है आप लोगों के, पर फिर भी मैंने बता दिया कि कई बच्चों के दिमाग में आता है कि AB आ कहाँ से जाता है। तो इस तरीके से AB की वैल्यू फाइंड आउट होती है, फिर B लोकेट होता है, फिर B को ऊपर प्रोजेक्ट करके हमें C पॉइंट मिल जाता है, तो हमें IXL मिल जाता है, और सेम ट्रायंगल को हम यहाँ पर ड्रॉ करके किसी भी वोल्टेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कहीं भी ड्रॉ कर सकती हूँ। पर इन हर ट्रायंगल का AB पार्ट कैसा रहेगा, सेम, और BC पार्ट भी कैसा रहेगा, सेम। एक जगह मैंने BC लिखा है तो एक जगह में मैंने B' लिखा है, तो एक जगह में मैंने B'' लिखा है। तो इस तरीके से मैं और कुछ स्टेप्स आगे बढ़ गई हूँ ZPF वोल्टेज रेगुलेशन समझाने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड कैसे फुल्ली यूटिलाइज होती है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने में, वो मैं समझाऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, थॉरो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।